नमस्कार। आज हमारे बुलेट न्यूज इंडिया परिवार के साथ हमारे चिर परिचित नरेश नौटियाल जी हैं। नरेश नौटियाल जी का अगर परिचय हम दें तो नरेश नौटियाल जी गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं और पिछले कुछ दिन पहले राजनीतिक सफर भी इन्होंने शुरू किया। आइए हम बात करते हैं नरेश नौटियाल जी से। पहले इनका परिचय करें, परिचय के बाद इनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, समाज सेवा कैसे शुरू हुआ और गौतम बुद्ध नगर को ही इन्होंने क्यों चुना, इस पर हम बात करते हैं। नमस्कार नरेश नौटियाल जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है बिल्कुल, और हनुमान जी के आशीर्वाद से आज ही आपका जन्मदिन पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बुलेट न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से तथा सारे दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश नौटियाल जी, सफर तो हम शुरू करते हैं। काफी खुशी हो रही है कि आज हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के बीच में आप आए। सबसे पहले आप अपना परिचय एक बताएं दर्शकों को, मुझे तो पता है, और कहां से चले थे और यहां तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास का परिवार का सदस्य हूँ। मेरे दादाजी ने गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी जो हमारे उत्तराखंड है वहाँ वो थे। उसके बाद मेरे फादर देहरादून में थे, देहरादून से यहाँ शिफ्ट हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में। नाम क्या हुआ उनका? मेरे दादाजी का नाम है सुरेशानंद नौटियाल और मेरे फादर का नाम है लेट श्री संतलाल नौटियाल। दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं और ईश्वर उन्हें ऊपर से मुझे दिखवा रहा होगा कि उनका बच्चा आज क्या कर रहा है। और इत्तेफाक से मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, आर्मी में गया हूँ। 2-2.5 साल का मेरा आर्मी का कैरियर है, इन्फेंट्री का। ये इत्तेफाक है कि वहाँ से मेरा आना और फिर कंप्यूटर की लाइन में अपन मेरा इंटरफेयर करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, अपनी आईटी कंपनी खोलना। मैंने 94-95 में अपनी कंपनी खोल दी थी और 97 से मैं काफी मतलब नहीं जी, यहाँ तो हम आएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से कस्बे से हैं, कौन से गांव से हैं, और उसका परिचय भी एक बार दें। उत्तराखंड के हम पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और हमारा एक गांव है नौटियाल गांव, उसके बगल में ही छोटा सा गांव है प्याल गांव, वहाँ के हम रहने वाले हैं। हमारे दादाजी ने अपने समय में वहाँ से देहरादून नौकरी की वजह से पलायन कर लिया था और इत्तेफाक से फादर की नौकरी भी देहरादून और दिल्ली लगी, जिस वजह से मेरे जो पैदाइश है वो बेशक देहरादून की है, यानी बचपन का 1-2 साल मेरा देहरादून का है, पर जो एजुकेशन और पढ़ाई है वो मेरी दिल्ली की है। दिल्ली से ही मैंने पढ़ाई की है, दिल्ली से ही मैंने ग्रेजुएशन की है और दिल्ली से ही मैं आर्मी में गया हूँ। ये सब मैंने दिल्ली से ही किया। और दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर में को ही आपने क्यों चुना एक समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा की भावना आपके अंदर कहां से जागृत हुई? सबसे पहले तो दिल्ली से ही मेरे अंदर एक भावना थी। मैं बिजनेस और नौकरी के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ा था, अपना धन से उनका सहयोग करता था, यानी चंदे के रूप में, और उनके साथ शामिल भी होता था। जैसे रामलीला हो गई, रामलीला में मैं पाठ भी मैंने किया है, लवकुश रामलीला में मैंने पाठ किया है दिल्ली की। इनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि समाज के लिए एक योगदान देना होता है। जागरण में मैं होता था, चौकियों में मैं जाता था, तो धीरे धीरे ये मेरे को दिल्ली से ही था, पर दिल्ली में इतना नहीं था क्योंकि दिल्ली में इस तरह की पीड़ा मुझे दिखी नहीं जो मुझे गौतम बुद्ध नगर में आने के बाद महसूस हुई। और जब मैंने यहाँ छल देखा, उस छल को देख के ही मैं फिर यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव रूप में सामाजिक हुआ। पहले तो मैं सिर्फ अपने संस्थाओं के साथ जाके नाच गाना इस तरह की संस्थाओं के साथ मैं कार्य करता था, धार्मिक कार्य मान लो या खाना खिलाना, ये सब कार्य में माने गरीबों के उत्थान के लिए आपका हर कदम प्रयास रहा। बिल्कुल प्रयास, और तकरीबन हर साल मैं कोशिश करता हूँ
गाड़ी निकाल कर अपने जो भी सामर्थ्य होता है मेरा, मैं बताऊंगा नहीं कितने कंबल क्या बांटता हूँ, क्या कपड़े बांटता हूँ, जो मेरा सामर्थ्य होता है उसको मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ। चुपचाप एक रात में कभी भी निकल जाता हूँ, दिसंबर में या जनवरी में, और बांट के जो लेटे होते हैं सड़क में उनके ऊपर लिटा के आ जाता हूँ। यानी जो भी काम आप करते हैं मीडिया से बच करके, सोशल मीडिया से बचकर करते हैं। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, देखो जिसको हम दान देते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, जब हम उसको दान देते हैं उसकी फोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, तो एक तो वो व्यक्ति अगर गल मान लो कुछ बन जाता है तो वो व्यक्ति मीडिया में आ रहा है, उसे क्या महसूस होगा। और मेरा विश्वास करोगे, मैंने अपने ही भिखारी को बोलते हुए सुना है, भाग यहाँ से। जो लोग फोटो खींचते हैं वीडियो, उनको इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं, भाग यहाँ से। एक फोटो खींचेगा, अपना नोट कमाएगा। यही यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर पर पिछले साल इसी ठंड की महीने की बात बता रहे हैं, कपड़ा बांटने के लिए एक संस्था गई हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जो वहां गरीब तबके के थे, और मोस्टली कहें तो ये झुग्गी झोंपड़ी जो बना रखे हैं वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। उन बांग्लादेशी महिलाओं का जो वक्तव्य था, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, वो कह रहा है ये आए हुए हैं, ये फोटो खिंचवाएंगे, मत ले सामान। और यहाँ तक कि वो सामान नहीं लिया, हमारे कैमरे में कैद है ये। हैरानी की बात है, तो मेरे सामने बोल रहा है कईयों को, क्योंकि पहले मैं संस्थाओं से रहा था, वो वहां से देखे पड़े, पर मैं फोटो में कभी शामिल नहीं हुआ हूँ, मैं हट जाता हूँ वहां से फोटो में। तो ये बात बोलते थे, तो आज की बात नहीं कर रहा है, पहले से बोलते आए हैं। और अब तो यहाँ तो मैंने गौतम बुद्ध नगर में तो बहुत ज्यादा सुना है, जो मंदिरों के यहाँ बांट रहे थे खुद ही ये स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं तो प्रयास करता हूँ चुपके से सोए हुए व्यक्ति के ऊपर बिछा दो और चुपके से निकल जाओ, उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि भैया कपड़े भी किसी ने रखा है। यानी बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है कि दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, ये चीज आपने चरितार्थ कर दिया। मैं तो आज भी सोसाइटी में भी अगर कोई दान करता हूँ या किसी को देता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मेरा नाम किसी जगह ना लिखा जाए, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जिसमें मैं दान नहीं करता। पर मेरा कोशिश रहती है कि मेरे पैसे का जिक्र, चाहे मैं 100 रुपये दूं, चाहे मैं 1 रुपये दूं, चाहे मैं 1000 रुपये दूं, चाहे लाख दूं, कोई जिक्र ना मेरा जाए। ये मेरा व्यवहार शुरू से रहा है, बचपन से आज तक मैं कभी भी दिखाता नहीं हूँ। हाँ, वो गलती से किसी संस्था ने अगर दिखा दिया तो मैं रिएक्ट करके उसे हटवाता हूँ, हटा दो, नहीं तो अपने बच्चे का नाम लगवा देता हूँ कि बच्चे का नाम डाल दो। नहीं, गौतम बुद्ध नगर में समाज सेवा में आपने क्या क्या किया? गौतम बुद्ध नगर में समाज सेवा में एक तो ये कपड़े वपड़े का तो देखो नॉर्मल है, ये तो इसे तो ये तो हमारा अपना ह्यूमन मन कहता है भी देना चाहिए, वो उसे समाज सेवा नहीं मानता मैं। वो तो मेरा अपना इंटरनल मामला है कि मेरी मन की आत्मा बोलती है इस कार्य को करो, मैं करता हूँ। समाज सेवा होती है जो पीड़ित होता है, पुलिस प्रशासन, बिल्डर, इनके लिए जो खड़ा हो जाए और कार्य करे, वो है समाज सेवा। आजकल समाज सेवा खाना खिलाना और ये कंबल बांटना या देना, ये समाज सेवा नहीं होती है। ये तो तुम्हारा अपने पुण्य पाप का तुम ग्रहण कर रहे हो, उसका तुम वो कर रहे हो। सही माने में समाज सेवा यही होती है। आप सड़कें खराब हैं या कुछ है, उसके लिए जाओ, प्रशासन से कार्य करो, उस कार्य को आप कराओ। सभी के लिए जो कार्य हो वो समाज सेवा है। अपने व्यक्तित्व, अपने को बढ़ाने के लिए कार्य को समाज सेवा नहीं कहा जाता। ये मेरा विचार है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं कभी भी आपने देखोगा मेरी कभी फोटो आपने नहीं देखी होगी, ना मैं डालता हूँ। हाँ, संस्था अगर कभी दिल जाए वो अलग बात है, पर ऐसा कोई फोटो नहीं जो मैंने खुद सेल्फ खिंचवाई और डल गई। मेरी याद, आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, मैंने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया कि मैं वहां गया मुझे माला, कोई किसी ने दिखाया कि अगर एक माला नोटियाल जी ने पहनी हो, एक फोटो दिखा दो कि नोटियाल जी ने कोई माला पहनी हो किसी से। नोटियाल जी, आज बहुत खुशी की मौके, आज आपका जन्मदिन भी है, और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने गौतम बुद्ध नगर निवासियों और दिल्ली एनसीआर के निवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल, जो अभी तक किसी को नहीं पता, मेरे दर्शकों को नहीं पता, किसी को मैं नहीं कहूंगा, मेरे दर्शकों को नहीं पता। इन्होंने आज समाज सेवा के लिए एक जगह चुना, आज उसी कार्यालय का श्री गणेश किया। इसके लिए भी इनको दिल से बहुत बहुत बधाई। यह आपका सहयोग है और समस्त गौतम बुद्ध निवासियों का वो है, धन्यवाद है कि उनकी वजह से मुझे ये जगह चुननी पड़ी। क्योंकि देखो, सोसाइटी के क्लब में लोग आते थे मुझसे मिलने, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था, क्योंकि सोसाइटी के लोग वहां बैठे हुए होते थे, लोग दूर दूर समस्या लेके मेरे पास आते थे। एटलीस्ट अब मेरे पास एक जगह, स्थान है जहां मैं उनको बुला सकता हूँ, एक समय निर्धारित में कर सकता हूँ। मैंने बोला हुआ है 3 फरवरी का मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने अखबार में इसको दिलवाया हुआ है
3 फरवरी को मुझे ये कार्य करना था। आखिर क्या कारण हुआ 3 फरवरी को घसका करके 21 जनवरी आपने किया? कारण ये हुआ, एक कुंभ का उस समय मुझे आइडिया नहीं था और मेरे मन में एक उद्घोष जागा है कि अगर बाबा का बुलावा होगा तो कुंभ में हम जाएंगे। अगर कुंभ में जाएंगे तो हो सकता है मैं 3 फरवरी को इसका उद्घाटन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 21 जनवरी मेरा बर्थडे भी था, मैंने कहा एक साथ मेरा बर्थडे है कि अगर बाबा का बुलावा होगा तो कुंभ में हम जाएंगे। अगर कुंभ में जाएंगे तो हो सकता है मैं 3 फरवरी को इसका उद्घाटन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 21 जनवरी मेरा बर्थडे भी था, मैंने कहा एक साथ मेरा बर्थडे भी बन जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा मेरा बर्थडे भी है और इस कार्य को मैं समाप्त करूंगा। इसीलिए मैंने आज 21 जनवरी को इस कार्य को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपका ऑफिस का एनजीओ कहे, समाज सेवा कहे की शुरुआत एक अच्छे कदम के साथ आप करने जा रहे हैं। जी, एक बात समझ में नहीं आई, सन 2018 में आप गौतम बुद्ध नगर में आए, 2018 से लेकर के 2024 तक समाज सेवा का काम आपने किया। आपके समाज सेवा काल में कई गरीब मासूम को भी सहारा मिला और सबके सहारा आप बनते गए। जैसे हारे का सहारा वैसे नोटी हाला हमारा। तो समाज सेवा से अचानक यू टर्न आप राजनीति में कैसे आए? क्योंकि राजनीति में आने के बाद आप सांसद का इलेक्शन भी लड़े हैं इस साल। बिल्कुल। आखिर इसका कारण क्या था? किस वजह से आप राजनीति में आना पड़ा आपको? राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है 2018 नहीं है, ये 2012 से है और 2007 से है, ये 6-7 से। सबसे पहले मैंने क्रोसिंग में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस समय भी वहाँ मेट्रो के नाम से मेट्रो आ रही है कह के प्रॉपर्टी बेची गई और हमने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी में भी बिल्डर ने मुझे काफ़ी परेशान किया, पेनल्टी भी ली, हमने पेनल्टी भी ली, जिसकी लड़ाई मैं आज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने हिमालय प्राइड में भी प्रॉपर्टी खरीदी, 2012 में ही खरीदी है। वहाँ भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों को देखा मैंने, जैसे अमरपाली में भी मेरी प्रॉपर्टी है, वहाँ भी मैंने लोगों को देखा कि प्रॉपर्टी में बिल्डरों ने बिल्डर बाय एग्रीमेंट किया और परेशान किया, ना तो बिल्डिंग बनाई ना कुछ किया और आज भी कई बिल्डिंग तो बनी ही नहीं है। ये सब पीड़ा मैंने देखी है लोगों की, गौतम बुद्ध नगर की, सुपरटेक हो गया, हर जगह मैंने इस पीड़ा को महसूस किया है, उनके साथ मैं रहा हूँ। पर यह कि उस समय मैं साइलेंट रूप में उनके साथ रहता था और कोशिश करता था कि संस्थाएं जो कार्य करें उनके साथ खड़े होकर कार्य करो। तकरीबन ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ये कहे कि नोडल जी के साथ खड़े नहीं हुए, तकरीबन सब संस्था में खड़ा था। और जब मैंने धीरे धीरे प्रक्रिया देखी कि ऐसा है, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले तो वहाँ से आता था दिल्ली से संस्थाओं के बीच में मिलने, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट में मैंने देखा कि ये तो भाई कुछ करते ही नहीं है। अधिकारी से बात की मैंने, अधिकारियों ने भी चाय पानी पिलाया हमें और भेज देते थे। तो धीरे धीरे समझ आया कि क्या सिस्टम क्या है। वहाँ बात करते थे, कागज देते थे, आ जाते थे। एक बार 2020 की बात है या 2019 की बात है कि एक अधिकारी ने बोला कि मैं साइन नहीं करूँगा कागज में। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या आपत्ति है? कहता नोटल जी अधिकारी साइन नहीं करता। मैंने कहा जी हम तो पिछले 4-5 साल से कागज दिए जाते हैं, तो उन कागजों को क्या हुआ? कहते वो लगे होंगे फाइल में। मैंने फाइल तो बहुत ऊंची हो गई होगी। कह रहे हाँ होगी। फिर मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा, कहता नोटल जी कुछ नहीं है, सब कागज नदी में फेंक देते हैं, ऐसे कागजों का कुछ नहीं करते। हाँ जो आप रिसीव कराओगे उसका फाइलिंग होता है। अरे मैंने कहा तो बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तो 5 साल इसी में निकाल दिया चाय पानी में अधिकारी के साथ बैठ बैठ के। तो 2019 के बाद हमने कागज लगाना, फिर प्रॉपर साइन करना और रिसीव करना। यानी हर कागज की जहां भी आप कंप्लेन दे रहे हैं या आम जनता की कंप्लेन जा रही है उसकी रिसीविंग लेकर के, हाँ बकायदा रिसीविंग लेकर के मैं उसका कार्य करता हूँ, उसमें नुस्खा लगाता हूँ। मैंने 25-30 नुस्खा तक लगाया। और जब अधिकारी बोलता है कि नोटली इसमें थोड़ा ये बात और लिखो, फिर मैं उसको ड्रॉप करके एक नया कागज बनाता हूँ, फिर उसमें भी 25-25 नुस्खा लगाया। यानी जो भी मुझे अधिकारियों ने बताया, जैसे मुझे समझाया, मैंने उसी पर उसी भांति कागज लगाया, उसको पढ़ा। अधिकारियों के कहने पे मैंने अपार्टमेंट एक्ट 2010, रेरा एक्ट, बिल्डर बाय एग्रीमेंट को पूरी स्टडी की है, तुम्हारा मेंटेनेंस एग्रीमेंट की स्टडी की है। जब मैंने सब पढ़ा तो देखा है तो अलग ही कहानी है। हम तो बिल्डर को पकड़ के बैठे हैं, बिल्डर दोषी है। जब मैंने देखा तो बिल्डर तो सही मायने में है ही नहीं,
कागज में तो बिल्डर है ही नहीं, ना तो रजिस्ट्री में है। नहीं, गौतम बुद्ध नगर में जो बिल्डर और बायर की समस्या चल रही है, रेरा से हो या गौतम बुद्ध नगर के तीनों अथॉरिटी प्राधिकरण है उनकी संस्थानों से हैं, तो इसमें हर हाल में तो आम जनता जो बायर्स हैं यहाँ उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके लिए क्या हो रहा है? चलिए इस पर भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ी सी और भी आ जाए पहले। उससे पहले राजनीति सफर पे हम थे। राजनीति सफर में कैसे है? राजनीति सफर की बात कर रहा था, आपने इसको अपने उसको ले लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन दिक्कतों को जब मैंने महसूस किया, मैं कागज लगाता रहा, कागजों पे जवाब नहीं मिला। मेट्रो पे मैंने डिस्कशन किया, साल हो गया मुझे मेट्रो पे बात करते हुए, मुझे जवाब नहीं मिला। जब मैं देखता हूँ कि हर जगह कुछ जवाब ही नहीं है, ना अधिकारियों के पास जवाब, ना सांसद जी के पास जवाब, ना विधायक जी के पास जवाब, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। ना हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, तो करे क्या? तो मैंने कहा इसका विकल्प है कि बस राजनीति रह गया। उस जगह पहुंचो भाई, ऐसा है क्या सिस्टम कि ये किसी भी कागज में कोई जवाब नहीं देते, बस बातें हो जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में जैसे चुनाव जीतते हैं अपना नहीं खत्म, वादे पे वादा दिए जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। सही मायने में तो स्मार्ट सिटी कह के बसाया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे ना तो यहाँ यातायात है कोई, सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है। जो मर्जी जितनी मर्जी 50, 150, 200 रुपये जो मांगते हैं कैब वाले, ऑटो वाले, वो उन्हें देना पड़ता है, मजबूरी है, विकल्प नहीं है कोई हमारे पास। बस तक की सुविधा यहाँ नहीं दी गई। ऐसा क्या है कि सेक्टर 52 तक बस आ सकती है और 52 से यहाँ सिर्फ 8-10 किलोमीटर में बस की सुविधा नहीं दी गई। नहीं, पिछले कुछ दिन तो यहाँ बस चली हुई थी। आखिर बस बंद होने का कारण क्या था? वो तो देखो कोरोना के दौरान उन्होंने तुरंत बस चलाई थी थोड़ा पहले और तुरंत बंद कर दी थी। उसे चलना नहीं बोलते, वो तो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जो इनका फेल हो गया। क्योंकि बस चला तो दी, बस स्टैंड ही नहीं थे। जब तक आप निर्धारित नहीं करोगे, सबसे पहले तो क्या होता है, अगर बस चलाई जाती है तो पहले बस स्टैंड बनते हैं, कहाँ बस रुकेगी उसका रूट डाइवर्ट बनता है और वो डाला जाता है ताकि पब्लिक को भी पता चले। सब समाचारों में डाला जाता है, न्यूज में डाला जाता है कि ये इसका रूट रहेगा, यहाँ बस चलेगी, वहां बस स्टैंड बनेंगे। तो वो बस स्टैंड बनेगी, आज तक नहीं बने। कहा गया है ना तो रेल लाइट है ना तो बस स्टैंड है, कुछ भी नहीं है। सही मायने में तो मैं जो कहते हैं ना जुमला, तो ये तो गौतम बुद्ध नगर तो जुमला ही है। और हैरानी की बात है कि जुमलों के बावजूद भी यहाँ की जनता किस हिसाब से सांसद जी को वोट कर रही है, किस हिसाब से यहाँ की जनता किस हिसाब से सांसद जी को वोट कर रही है, किस हिसाब से विधायक को वोट कर रही है, मेरे भी समझ से बाहर है। क्या रीजन है कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, उनसे दुनिया भर का टैक्स लिया जा रहा है, मल्टीपल टैक्स लिया जा रहा है, उसके बाद उनकी आंखें नहीं खुल रही। जबकि आज विदेश का जो फंड है, कर्जा है, सबसे ज्यादा इसी सरकार में लिया गया है, उसके बारे में चिंता नहीं बोल रही। ऐसा क्या है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भगवान राम की क्या महिमा है कि उनकी महिमा की वजह से सब माया जाल में फंसे हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान राम जी की माया की वजह से समझ लो इनको वरदान मिला हुआ है कि इन्हें कुछ नहीं करना, इन्होंने बस एक जुमला देना है और जुमले को पकड़ के लोग बैठे रहते हैं। सच्चाई ये है, अगर धरातल पे देखा जाए, अगर आप विकास बोलते हो, सड़कों पे हम सड़कें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार का काम यही होता है, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, नाले साफ करना, नदियों की सफाई करना, ये सरकारों का काम होता है। अगर सरकारें इसके लिए नहीं बोलती हमने ये कार्य किया, तो मैं कह रहा हूँ फिर सरकार ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज हम कहते हैं मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, सपा सरकार, सही मायने में तो पार्टी सरकार है क्या? सरकार हर वो व्यक्ति का सदस्य जो सांसदी लड़ता है, विधायकी लड़ता है, वो है मिलकर सरकार बनती है। नहीं, आपने भी सांसदी लड़ी है? बिल्कुल लड़ी है। उस सांसदी में भी सुनने में आया कि कई जगह आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आप एक बार बताएं। सही मायने में मुझे पता नहीं था कि चुनाव लड़ना इतना कठिन कार्य होता है। मैंने तो जब जनमानस की पीड़ा देखी, उसके लिए जनमानस पूछ के चुनाव में आया और जस्ट 1 महीने में मैंने चुनाव लड़ा है। और पहले तो मैं निर्दलीय लड़ रहा था, पर एक पार्टी ने बोला नोटिया जी आप अकेले लड़ रहे हो, इससे बड़ी हमारी पार्टी से लड़ लो, एक संगठन मिल जाएगा आपको। तो मेरे को लगा सही बात कह रहे हैं भाई, पैसे भी जुड़ के ही काम करता हूँ, तो मैंने इलेक्शन लड़ा। पर जब उस पार्टी ने मेरा पर्चा भर गया, उसके बाद जब मैंने देखा वहां से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, साथ में डीएम के जी के यहाँ से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। इतने में सोसाइटी में मचूले लगा दिए गए
म्यूचुअल लर्निंग की वजह से जो सोसाइटी के लोग थे वो मेरे से भयभीत हुए। कहते नोटल जी यहाँ मत आना। तो कहने का मतलब मैं तो ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना मैं प्रचार, और देखो ना मुझे परमिशन मिलेगी। मैं ट्विटर में भी अपना प्रमोट नहीं कर पाया, मैं फेसबुक में प्रमोट नहीं पाया, मैं इंस्टा प्रमोट कहीं में प्रमोट भी नहीं कर पाया। प्रचार प्रसार के लिए भी आपको रोका जा रहा था, जैसा कि एप्लीकेशन लगा है। बिल्कुल रोका गया है, बकायदा ऐसी ऐसी चीज बोली गई, पहले आपसे पास कराओ, और मैं वहां कागज लिखे लेके जाता था, कहते ये नहीं लिख सकते, फिर चेंज करके लाओ। और एक प्रचार करने के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए बस मुझे ये लिखना है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, और उसमें उनको आपत्ति दिख जाए, मैं शमशान घाट बनाऊंगा, उसमें उन्हें आपत्ति दिख जाए, मैं नालियां साफ कराऊंगा, उसमें उन्हें आपत्ति दिख जाए, हर स्टेटमेंट पे वो आपत्ति दिखा देते थे। मैं परेशान हो गया। जो मैंने थोड़ा बहुत प्रचार किया भी ट्विटर के माध्यम से, वो समझो मैंने फोर्सली ही किया है, वो मुझे परमिशन नहीं मिली, सिर्फ कुछ ट्वीट की मुझे परमिशन मिली थी, वो मैंने प्रचार किया। वो भी लास्ट में 19 तारीख को प्रचार किया था मैंने, वो मेरा चला नहीं, उसमें ब्लॉक दिया गया ट्विटर पे, पता नहीं क्यों रुका, मेरे को भी पता नहीं। तो मेरा तो ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक किया गया, प्रचार भी नहीं करने दिया, ना तो मुझे गाड़ी मिली, ना मुझे गाड़ी की परमिशन मिली, ना मुझे कुछ सदस्यों की परमिशन कि जाके मैं प्रचार कर सकूं। सिर्फ ये कहा गया कि 4 व्यक्ति हो रह सकते, 2 मेरे पे सिपाही थे और एक मैं हस्बैंड वाइफ। पूरे चुनाव में हम हस्बैंड वाइफ और 2 सिपाहियों के साथ मैंने प्रचार किया। मेरी मजबूरी होगी, 4 से ज्यादा मैं ले आ नहीं सकता था, 5 अलाउ नहीं थे, और ये मुझे बहुत आपत्ति लगी इसमें। फिर भी मैंने प्रयास किया, जितना हो सके स्कूटी लेके अपना अकेले भी निकला प्रचार के लिए। सुबह सुबह कई लोगों ने देखा होगा, 3 बजे 4 बजे मैं सबको कार्ड पकड़ा रहा था, 3 बजे निकल जाता स्कूटी लेकर पूरा एक्सटेंशन के आसपास तक, क्योंकि 3-4 बजे जो बच्चे में सड़कों, तभी तो मुझे पता है सड़कों में क्या दिक्कतें हैं। बच्चे वहां जाते हैं, उनको बाकी उनको गाड़ी की दिक्कत होती है, ऑटो की दिक्कत होती है, पैदल जा रहे होते हैं, तो उस वितान में सब पता चला। लोग रात को जब निकलता था देखता था स्कूटी में ये हो रहा है, तो उन सबको मैंने जब देखा, स्टडी किया, तो मुझे लगा चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। फिर उसके ऊपर डीएम ऑफिस जाना था मुझे। मेरे से गलती ये हुई कि मुझे नॉलेज नहीं थी कि जो हम एजेंट बनाते हैं अपना, वो ऐसा व्यक्ति बनाते हैं कि वो डीएम ऑफिस के कार्यालय कार्य करता है। मैंने एजेंट भी ऐसा अपने भाई को बनाया, पड़ोसी को बनाया, जो नौकरी करता है प्राइवेट लाला की, उसे तो छुट्टी नहीं मिलती, एक संडे को उसे मिल जाता कहीं में, तो वो घर की, यानी जानकारी का अभाव था। जानकारी का अभाव भी मान लो, दूसरा की सहयोग भी ना मिलना। अब वो बेचारा एजेंट था तो उनको फिर एक घर का भाव भी रहा, उन्होंने भी सहयोग नहीं कर पाए, वो चाहे किसी भी कारणवश नहीं किया उन्होंने, वो तो उनकी आत्मा जानेगी क्यों नहीं सहयोग कर पाए वो मेरे को। पर जितना भी था, एक तो जानकारी का अभाव मान लो, पर जो मुझे लगता था चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए काफी मेहनत लगती है, और फिर भी मैंने काफी प्रयास किया, और जनता का धन्यवाद, कम से कम इतने वोट उन्होंने दिए कि कोई ये ना कह सके नोटल जी को 1 वोट भी नहीं मिला, क्योंकि तकरीबन मेरे को यही बोला जाता था कि नोटल जी आपको अपना वोट मिल जाए वही गनीमत है, क्योंकि ये मोदी की लहर है। तो ये भी मुझे देखो, ये सबसे बड़ा कारण है आपके साथ जो शोषण होता है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास की बात तो योगी जी कर रहे हैं, ना मोदी जी कर रहे हैं, ना कोई कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है। या तो जात पात की बात होती है, या तो तुम्हारे गरीबों की बात होती है, या तो किसानों की बात होती है। नहीं, किसान भी तो आप देख रहे हैं कि कैसे सड़क पर बैठे हुए हैं। काफी दिन तक गौतम बुद्ध नगर के किसान सड़क पर रहे। पिछले साल ठंड में भी कई माताएं बहनें, मातृशक्ति जो है सो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई सड़क पर सोचने के कारण। देखो, सही मायने में जो यहाँ के किसानों की समस्या है, वो गौतम बुद्ध नगर में जो समस्या बेसिकली अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा दी गई समस्या है। उनको 10% का प्रॉमिस किया गया, फिर 6% का प्रॉमिस किया और दिया उन्हें कुछ नहीं गया, या कईयों को 10 की जगह 6% दिया गया, और जो सही व्यक्ति था उसको नहीं मिला, जो उनके बीच में सांठगांठी व्यक्ति था उनको मिल गया। तो ये समस्या यहाँ ज्यादा रही किसानों के साथ, कि उनको ये नौकरी का प्रॉमिस किया गया था, उनको नौकरियां नहीं मिली। ये सब दिक्कतें हैं किसानों के साथ, जो मैंने देखी हैं, मैं रहा भी उनके साथ, उनसे जो डिस्कस मैंने किया था। इस मैटर पे आपका प्रशासन से कोई किसानों के मुद्दे पे बातचीत नहीं? किसान बार बार आके ऐसे आपके यहाँ बैठ जाते हैं। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, नोटियाल जी एक बार बताओ, अथॉरिटी ने इनको मुआवजा भी दिया, आज ये स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठे हैं, ये हमारी अथॉरिटी की देन है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, अधिकारी के स्टेटमेंट है। और उसके बाद भी आज ये हमें ही गाली देते रहते हैं, हमें ही सुनाते रहते हैं। अब हम बताओ करें तो करें क्या? ये कई बार मुआवजा उठा चुके हैं,
कभी इनका भाई खड़ा हो जाता है, कभी इनका चाचा खड़ा हो जाता है, कभी इनका रिश्तेदार खड़ा हो जाता है। हम कितनी बार मुआवजा बांटेंगे? ये अधिकारियों का स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है, कि यानी एक किसान कई बार मुआवजे खा चुका है, और जबकि किसान बोलते हैं हमें एक बार का मुआवजा नहीं मिला। अब सच क्या है, ये तो अधिकारी और किसान ही जान सकता है जो वाक्य में पीड़ित है। हम किसी की भावनाओं को नहीं आहत कर सकते। वो तो अधिकारी ने अपने दर्द को बताया। अब किसानों का दर्द ये था, किसानों ने मुझे ये बताया कि हमें वो चीज नहीं मिल रही है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, तो सरकार को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। नहीं, मुआवजा तो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को, किसानों को मिला है। वो तो बोला है, किसानों ने बोला ये बात। हाँ, ये बात तो किसानों ने क्योंकि हम भी, हमारी चैनल भी है, हमारे भी रिपोर्टर हैं जो कवर करते हैं, तो चुनिंदा कुछ किसान हैं जिन्हें ये बेनिफिट मिली है। लेकिन 100 में अगर 5 को मिल जाए, 95 को ना मिले, तो क्या सबको हम ये नहीं कह सकते कि सबको मिल गया? ये तो प्राधिकरण की गलती है ना। ये तो बोला है मुझे, ये तो खुद किसानों ने बोला है कि हमारे कुछ दलालों में, उन्होंने दलाल स्टेटमेंट यूज किया उनके लिए, उन्होंने 2-2 बार मुआवजा उठाया, 2 बार उठाया पहले हैं, और अधिकारी तो बोलता है कि उन्होंने सबने 2-2 बार उठाया तकरीबन। और ये नए नए व्यक्ति बन के आ जाते, कोई भाई आ जाता, कोई चाचा बताओ, इसलिए वो अधिकारी इनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो स्टेटमेंट अधिकारी की भी है, किसानों ने भी ये बात बोली कि हाँ कईयों किसानों को मिला भी है, और मिला उन्हीं को है जो मेन उनके लीडरशिप में थे। उनको नहीं मिला जो बेचारे लीडरशिप में नहीं है, जो बेचारे घरों में ही है, अभी उनको नहीं मिला। तो उसके नाम पे आज भी राजनीति हो रही है। अब ये नहीं पता राजनीति है, सच्चाई है या झूठ है। वो तो जो पीड़ित, ये तो चलिए किसानों की बात हो गई। अब अभी आप देख रहे थे नरेश नौटियाल जी ने बड़ी मार्मिक शब्दों में अपना सफरनामा बताया, राजनीति की शुरुआत बताई, समाज सेवा कैसे शुरू हुई, उसका सफर इन्होंने कैसे तय किया, और आम जनमानस के लिए क्या आगे करने वाले हैं, यह सब आपने सुना। बने रहे हमारे साथ, फिर जल्द मिलेंगे कुछ नए मुहिम, नए सफर में। नरेश नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी बात बताई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त गौतम बुद्ध निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों को नमस्कार। नमस्कार।